हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रंट 365 में। तो आज हम लोग जो है समांतर श्रेणी का भाग नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। भाग नंबर 4 में हम लोग अध्याय 5.2 को ही पढ़ेंगे। पिछले यानी कि वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, 5.2 अध्याय का जो प्रश्न था, बाकी के 6 प्रश्न हम लोगों ने क्या किया था उस यानी कि भाग में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं लगातार इस वीडियो को हमारे वीडियो को देखते हैं, इस चैनल पे बने हुए हैं, तो उनको तो ये पता होगा कि हम लोग 6 प्रश्न जो है पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इस प्रश्नावली के बाकी के जो 7 मतलब बाकी के जो प्रश्न हैं नंबर 7 से हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जो है इसे जो है हम लोग जल्द से ही जल्द शुरू करेंगे, ताकि ये जो है बाकी का है, क्योंकि इस प्रश्नावली में आपको हम बता चुके थे कि 20 क्वेश्चन है, 20 प्रश्न है। तो 20 प्रश्नों को जो है हम लोग जल्दी से जल्दी एक इसी भाग में हम लोग कंप्लीट कर ले, इसलिए नंबर 7 को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं, लिखा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो आप फिर से क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि उस एपी का यानी कि एक ऐसा एपी है, उस एपी का 31वां पद आपको ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो यानी कि एक कोई समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी का हमें 31वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। और उसी समांतर श्रेणी का आपका 11वां पद और 16वां पद का मान दिया है। तो ये प्रश्न हमारा उस प्रश्न के जैसे हो जाता है जो हम लोग जो है बीच का यानी कि जो डब्बा वाला क्वेश्चन था, डब्बे में हम लोग रिक्त स्थान में भर रहे थे, सेम टू सेम वही प्रश्न हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग मानेंगे। क्या दिया गया है आपका 11वां पद और 16वां पद। यहाँ पे लिख लेंगे ए यानी कि दिया है A11 बराबर कितना दिया है 38। अब बात को समझ पा रहे हैं। 11वां पद को हम लोग कैसे लिखते हैं A11। तो A11 का मान आपको पता है कितना दिया है, 38 दिया है। तो A11 का मान 38 दिया है, तो A11 को हम लोग क्या करेंगे, प्रसारित रूप में लिखेंगे। तो A11 को प्रसारित रूप में लिखने का तरीका क्या है, A धन 11 माइनस 1। तो A धन 11 माइनस 1, 11 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10D बराबर लिख लेंगे 38। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। आपको समझ में आया होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। तो यानी कि पिछले वीडियो में आप जानते हैं ये सब चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं, कर चुके हैं। कैसे ये आपका 10D आया है, उसी फार्मूले से ही आया है। चलिए उसके बाद से दिया है, इसको भी लिख देंगे दिया है। तो आगे क्या दिया है, A16 यानी कि 16वां पद दिया है। तो 16वां पद कितना दिया है, 73 दिया है। तो आप देख पा रहे हैं 16वां पद जो है 73 दिया है। तो 16वें पद का जो प्रसार होगा वो कैसे होगा, A धन 15D बराबर हो जाएगा 73। इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को हल करके A और D का मान निकालेंगे, जैसे पिछले प्रश्नों में हम लोग कई बार पिछले वीडियो में किए हैं। तो A और D का मान जब ज्ञात कर लेंगे तो समांतर श्रेणी का कोई भी पद पूछे हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए A और D का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो चलिए घटाते हैं। एक समीकरण हमारा है A धन 10D बराबर 38 और दूसरा समीकरण क्या है, A धन 15D बराबर 37। चलिए घटाते हैं। तो घटाते समय नीचे के चिन्ह को हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे। तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 15D हो जाएगा। अब समझ पाना इस चीज़ को, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अधिक में से कम घटाएंगे। तो वहाँ से लेकर 13 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये 6 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से 35। तो D का मान हो जाएगा D बराबर माइनस 35 बटे माइनस 5। तो D बराबर माइनस से माइनस कट गया, 5 सत्ते 35। तो D का मान क्या मिल गया हमें, 7 मिल गया। तो D का मान हम लोग याद कर लिए। अब इसी समीकरण को 1 में रखिए या 2 में रखिए, D का मान रखेंगे तो हम लोग A का मान प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो चलिए रखते हैं। तो A का मान जैसे वैसे रहने देंगे, 10 गुणे 7 लिखेंगे। D का मान क्या रख देंगे 7 और बराबर कितना हो जाएगा 38। तो हो जाएगा आपका A बराबर 38 और 7 दाएं में 70 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 70। तो A का मान कितना आ जाएगा, माइनस
10 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा 3, तो -32 हो रहा है। ए का मान हमें क्या प्राप्त हो गया -32, और डी का मान क्या प्राप्त हो गया हमें 7। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ए का मान -32 और डी का मान क्या हो गया 7। अब जो है आपसे इस प्रश्न में ए और डी का मान तो हम लोग ज्ञात कर लिए, 11वें पद और 16वें पद की सहायता से हमने क्या किया, ए का मान और डी का मान ज्ञात कर लिया। अब जो है हम लोग उस समांतर श्रेणी का 31वां पद देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी का 31वां पद। तो एपी का 31वां पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A31। तो A31 को हम लोग, आपको पता है, A+30D के रूप में लिख सकते हैं। तो ए का मान आपको पता है कितना है -32 धन 30 गुणे डी का मान कितना है 7। तो डी का मान मैंने 7 रख दिया, बराबर -32 और धन 7 तरीके 21, 210। तो अधिक का चिन्ह लगाएंगे, अधिक में से कम को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 10 में से प्लस में से माइनस घट जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से दे दिया 0 0, यानी कि यहाँ से लेकर 10, 10 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 7, और उसके बाद से 178। तो आप देख पा रहे हैं हमारा 31वां पद, यानी कि एपी का 31वां पद क्या है 178 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो ये सारी बातें जो है आप पिछले जो है क्वेश्चन में कर चुके हैं, सीख चुके हैं, और इसी का प्रोसेस से जो है हम लोग इस क्वेश्चन को नंबर 7 को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। तो अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 8। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 जो है, देखते हैं इसको। लिखा है एक एपी में 50 पद हैं, यानी कि एक एपी है उसमें कितने पद है 50 पद है, यानी कि n की संख्या कितनी हो गई 50 हो गई, जिसका तीसरा पद कितना है 12 है और अंतिम पद कितना है 106 है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस एपी में तीसरा पद दिया है 12 और अंतिम पद। तो अंतिम पद का मतलब यानी कि आपको पता है कि इस एपी में कुल कितने पद हैं 50 पद हैं, और अंतिम वाला पद कितने नंबर पे होगा, वो 50 नंबर पे होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इसका मतलब कि 50वां पद क्या है 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन हमारा जो है पिछले प्रश्न के ही जैसे है, यानी कि जो पिछला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर था वैसे ही ये है। इसमें 2 पदों का मान दिया है और आपसे एक अन्य पद पूछा है। तो आपको पता है कि जब किसी भी समांतर श्रेणी का 2 पद हमें पता हो तो उसमें से हम लोग ए और डी उन 2 पदों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, और ए और डी जब ज्ञात कर लेंगे तो बाकी कोई भी पद पूछेगा तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम वही प्रोसेस हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है आपका, दिया ये है यानी कि तीसरा पद, यानी कि A3 बराबर दिया है 12, और A3 का मान क्या दिया है 12, और A50 यानी कि A50 का मान कितना दिया है 106। बात आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुल पद कितने हैं 50, तो अंतिम पद कितना है 106, तो इसका मतलब 50वां पद 106 होगा, और तीसरा पद, जिसका तीसरा पद कितना है 12 है, तो तीसरा पद हमने 12 ले लिया है। अब देखिए A3 जो दिया है A3 बराबर 12, तो A3 बराबर 12, तो A3 का प्रसार करेंगे, A प्लस क्या हो जाएगा 2D बराबर 12, समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद से दिया है A50, A50 का मान कितना दिया है 106, तो A50 को प्रसार करेंगे तो A धन लिख सकते हैं 49D, तो A धन 49D का मान कितना दिया 106 दिया है। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को हम घटाएंगे तो A और D का मान प्राप्त होगा। तो इसको लिख लेंगे समीकरण 1 में से, वही प्रोसेस है आप समझ पा रहे हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो घटाएंगे, लिखिए चलिए, A धन 2D बराबर हो जाएगा 12 और A धन 49D बराबर हो जाएगा आपका 106। चलिए घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे -49 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा -47D बराबर -6 में से 2 जाएगा 4, और आपका 9 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 8, तो 84 होगा कि 94 होगा। यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 4, और 10 में 9 रहे 94 हो जाएगा। यहाँ पे हासिल तो दिया नहीं है, 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, 94। तो D बराबर हो जाएगा -94 बटे -47। तो देख पा रहे हैं ये किससे कटेगा 2 से, माइनस कट गया, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2।
47 दूना हो जाएगा 94। तो यहाँ पर डी का मान हम लोग 2 प्राप्त कर लिए हैं। इसी डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो ए का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, चलिए डी का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो ए के जगह पे 1 रहेगा धन, 2 के जगह पे 2 रहेगा गुणे, डी का मान क्या रखेंगे हम लोग 2 रखेंगे और बराबर कितना हो जाएगा आपका 12, 2 दूना 4। तो ए बराबर हो जाएगा 12 और -4, इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे धन 4 है तो इधर माइनस, तो ए बराबर कितना हुआ 8। तो ए का मान 8 है, डी का मान 2 है। तो जैसे ही हम लोग ए और डी का मान प्राप्त किए, बाकी कुछ भी पूछे हम लोग बता सकते हैं। तो क्या पूछा आपसे, पूछा है 29वां पद, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अतः एपी का 29वां पद क्या हो जाएगा, A29 इज इक्वल टू, A29 का प्रसार आपको पता है क्या होता है, A + 28D। तो A का मान कितना हो जाएगा, ए का मान रख लेते हैं, ए का मान तो हमें ज्ञात हो चुका है ना। ए का मान कितना है, ए का मान 8 है और डी का मान 2 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 धन 28 गुणे 2, तो हो जाएगा 8 धन 28 गुना 2 8 16 6, वहाँ से ले 2 दूना 4 1 5 56, तो हो जाएगा आपका 64। इस तरह से ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। तो इस एपी का, अतः एपी का 29वां पद क्या है, 64 है। तो इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन पे ही आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा लगभग इसी यानी कि पिछले क्वेश्चन के जैसे ही सवाल है। कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। फिर से समझिए, यदि यानी कि कोई समांतर श्रेणी है तो किसी एपी के तीसरे और 9वें पद यानी कि तीसरा पद और 9वां पद, तीसरा पद है 4 और 9वां पद है -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि एपी का कौन सा पद शून्य होगा। तो हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे एनवां पद शुद्ध होगा, शून्य होगा। तो एनवां पद को हम लोग शून्य मान लेंगे और यहाँ पे जो 2 पदों का मान दिया है, इन 2 पदों के मान से हम क्या करेंगे, ए और डी का मान निकाल लेंगे। तो ए और डी का मान निकाल लेंगे तो आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। प्रोसेस वही रहेगा हमारा हल करने का। तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है क्या दिया है, एपी का तीसरा पद यानी कि A3 का मान दिया है आपका 4 और A9 यानी कि A9 का यानी कि A9 बराबर कितना हो जाएगा -8। तो चलिए इनका समीकरण बनाते हैं। A3 बराबर हो जाएगा 4, तो A का प्रसार क्या हो जाएगा, A धन 2D बराबर हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से A9 यानी कि A9 बराबर क्या दिया -8, तो A9 का प्रसार करेंगे तो हो जाएगा A धन 8D बराबर -8, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को घटा लीजिए, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं, तो A धन हो जाएगा 2D बराबर हो जाएगा 4, फिर A धन 8D बराबर हो जाएगा -8। चलिए घटाइए, ये प्लस ये माइनस ये तो कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका -6D बराबर ये हो जाएंगे 8 4 12, तो D बराबर हो जाएगा आपका 12/-6। तो D का मान क्या हो जाएगा -2। तो D का मान हम लोग याद कर लिए हैं। D का मान से हम लोग क्या करेंगे, A का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, चलिए मान रखिए समीकरण नंबर 1 में। तो A के जगह पे A रहेगा धन और 2 के जगह पे 2, D के जगह पे -2 बराबर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा आपका A-4 बराबर हो जाएगा 4। तो A बराबर हो जाएगा, ये आएगा तो इधर माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो A का मान कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से A का मान हम लोग 8 और D का मान हम लोग -2 ज्ञात कर दिए हैं। लिखेंगे अब माना n वां पद, माना ऐसे लिखेंगे, माना n वां पद शून्य होगा
बात आपको समझ में आ गया होगा। हम मान लिए हैं कि nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। तो nवां पद शून्य होगा तब जो है ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 0। ए एन का प्रसार ए कोष्टक में n-1 डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। ए का मान आपको पता है कितना है, 8 रख लीजिए, धन एन का मान नहीं पता है छोड़ दीजिए, डी का मान आपको पता है कितना है, -2। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 बराबर 0। 8 को इधर लेकर आएंगे तो n-1 और यहाँ पे -2 बराबर ये 8 आएगा तो क्या हो जाएगा, -8। तो n-1 बराबर -8 और ये 2 इसके नीचे -2 आ जाएगा। तो n-1 बराबर हो जाएगा 4। तो n बराबर हो जाएगा 4 धन 1। तो n का मान कितना आ जाएगा, 5। तो n का मान क्या आ गया, 5। तो इसका मतलब हम लोग देख पा रहे हैं यानी कि पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो इस बात को लिख देंगे, अतः दी गई एपी का पांचवा पद शून्य होगा। देखिए कितने आसानी से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का क्या कहता है, देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई एपी है तो उस एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमारा बहुत ही आसान है, लेकिन जो ये शर्त दिया है इस शर्त के अनुसार इसको हम लोग क्या करते हैं, सेट कर ले तो ही हमारा प्रश्न आसान होगा। तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता है एपी का 17वां पद, तो आपको पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद क्या हो जाएगा, A17। एपी के 17वां पद को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, A17 से। आपको पता है एपी का 17वां पद A17 से प्रदर्शित करते हैं। और एपी का 10वां पद, एपी का जो 10वां पद होगा वो क्या होगा, ए आपका 10 हो जाएगा। A10 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 17वां पद और ये है 10वां पद। तो आपको पता है यहाँ पे आएंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार कहा है जो एपी का 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर क्या होगा, 7 होगा। तो आप ऐसे समझ पाइए कि ये है 17वां पद और ये है आपका 10वां पद। तो ये बताइए ये जो है ना 17वां पद है और ये 10वां पद। तो प्रश्न में कहा है कि 17वां पद यानी कि ये इससे कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो ये बताइए इसमें अगर हम 7 जोड़ दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और हमें समीकरण बनाकर इन्हें बैलेंस ही करना है। तो एपी का 17वां पद और एपी का 10वां पद, तो 17वां 7 अधिक है तो इसमें हम 7 जोड़ दिए तो दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए, बराबर हो गए। चलिए अब इनको इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो A17 माइनस A10 बराबर कितना हो जाएगा, 7। यानी कि दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 7। तो इस तरह से हम ये प्राप्त कर ले, इनका प्रसार कर लीजिए, इनका प्रसार करिए। तो इन दोनों का जब प्रसार करेंगे तो यहाँ पर A17 का जो प्रसार होगा वो हो जाएगा A धन 16D, फिर माइनस इनका ऐसे प्रसार हुआ, इनका जो प्रसार होगा A10 का हो जाएगा A धन 9D बराबर कितना हो जाएगा, 7। ये बात आप समझ पा रहे होंगे प्रसार। तो अब कोष्टक को ब्रेक कीजिए, कोष्टक तोड़िए, A प्लस हो जाएगा 16D माइनस A माइनस 9D। यहाँ पे सामने माइनस है कोष्टक के तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो आप देख रहे हैं A और यहाँ पे माइनस है, दोनों एक प्लस एक माइनस है, दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 16 में 16D और माइनस 9D, तो 16D में से 9D घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 7D बराबर यहाँ पर कितना है, 7। तो D बराबर हो जाएगा 7/7। तो इस तरह से D का मान क्या हो गया, 1। तो देखिए कितना आसानी से जो है हम लोग सर्वांतर ज्ञात कर लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दी गई AP, बस ऐसे लिख देंगे, अतः AP का सर्वांतर D है ऐसे। अतः AP का सार्व अंतर बराबर हो जाएगा 1। AP का सार्व अंतर D नहीं लिखेंगे, AP का सार्व अंतर बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।
कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन देखने में लग रहा था ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कितना आसानी से ज्ञात हो गया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। तो इससे पहले नोट करना पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 11 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 11 नंबर को देखते हैं, इनका क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए ये कह रहा है AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट करके का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। देखिए प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, यानी कि प्रश्न जो है हमारा किस प्रकार से आपसे क्या पूछना चाहता है। तो ये दिया है AP डॉट डॉट करके AP दिया है। अब कह रहा है कि इस AP का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद, हम मान लेंगे nवां पद जो है इस AP के 94 पद से 132 अधिक होगा। अभी जब यहाँ पे इसको अरेंज किया जाएगा तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे AP का आपको A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। तो सार्वंतर और प्रथम पद हम लोग इसका निकाल लेंगे। चलिए हल करते हैं इसका। तो लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद आपको पता है A, तो प्रथम पद कितना हो गया 3। इसका सार्व अंतर निकाल लीजिए, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं D से। तो सार्व अंतर D कैसे निकलेगा 15 माइनस 3, 15 में से 3 जाए कितना हो जाएगा 12। तो इस AP का सार्व अंतर और प्रथम पद हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब आएंगे हम लोग प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में ये कह रहा है कि इस AP का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना AP का nवां पद, nवां पद, AP का nवां पद AN पद 94 पद से 132 अधिक होगा। हमने यहाँ पे मान्यता लिया, क्या लिया, मान्यता होगा। तो इसको जो है हम लोग प्रतीकात्मक भाषा में जो है अरेंज करेंगे। हमने माना AP का nवां पद जो है 94 पद से क्या होगा 132 अधिक होगा। इसे प्रतीकात्मक भाषा में हम लोग देखेंगे। ये है AN nवां पद, ठीक है, और ये है आपका A 54वां पद। तो ये जो इससे कितना अधिक है 132, तो इसमें 132 हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हमारा जो समीकरण बनेगा इस रूप का बनेगा। चलिए यहाँ पे प्रसार हम लोग कर लेते हैं। तो प्रसार करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर हो जाएगा A प्लस n-1 D बराबर, इनका प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस और 53D धन 132। पक्षांतर कर लीजिए सबका। तो यहाँ पे देखते हैं A से कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और D का मान आपको पता है, तो D का मान यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 इंटू D का मान आपको कितना है 12 रख लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा 53 गुणे 12 और धन कितना हो जाएगा 132। तो पहले जो है n-1 12 इनका गुणा कराएंगे तो 12 तिया 36, 12 दूना 24, 12 36 के 4 हासिल 3, 12 5 60 3 63, तो 636 हो जाता है। 53 में 12 का गुणा 636 हो जाएगा। फिर से 12 तिया 36 के 3 हासिल 3, 12 5 60 और 3 63 धन 132। तो यहाँ पे n-1 बराबर 2 6 कितना हो जाएगा 8, 3 3 6 और 6 1 7, और ये 12 जो है इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कटने वाला है, 7 8 कितना हो जाएगा 7 13 13 और 8 कितना होता है 21, हाँ 3 से कट जाएगा, ये 12 से भी कट जाएगा। तो n-1 इसको काटने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 12 कम 12, तो 12 छके 72 बचेगा 4, 12 चौक 48, 64 बार में कटेगा, तो यहाँ पे आता है 64। तो n बराबर हो जाएगा 64 माइनस 1, माइनस से इधर प्लस हो जाएगा, तो n का मान कितना होगा 65, यानी कि 65वां पद, यानी कि क्या है n का मान 65, यानी कि 65वां पद जो है 94 पद से क्या होगा 132 अधिक होगा। तो यहाँ पे इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, अतः AP का A 65 यानी कि 65वां पद, ऐसे लिख देंगे AP का 65वां पद 94 पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक
होगा। आपको भी ये बात समझ में आ गया होगा। कितना बेहतरीन प्रश्न था। देखने में पढ़ने में लग रहा था बहुत कठिन होगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखिए कितना छोटा, आसानी से ये जो है सॉल्व हो चुका है। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाकी का जो है प्रश्न जो है नंबर 12 उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, अब देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ये प्रश्न 100 पद 1000 पद जो दिया है ना, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी प्रश्न हमारा आसान है, बस इसके भाषा को आप समझें और उसको लगाने का प्रयास करें। तो देखिए इसमें लिखा है दो समांतर श्रेणियों का दो समांतर श्रेणियों के क्या है, सारवंतर समान है। तो आप लिखेंगे हल में माना दोनों AP समांतर श्रेणी के सार व अंतर D है। हमने मान लिया कि दोनों AP के जो सार व अंतर है वो क्या है, D है। चलिए ये तो हो गया, यानी कि दो समांतर श्रेणियों का जो सार व अंतर है क्या है, बराबर है। चलिए ठीक है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, ये तो लिखेंगे प्रथम, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम नहीं पहले लिखते हैं, पहले AP का 100वां पद, तो पहले AP का 100वां पद क्या हो जाएगा आपका A100 हो जाएगा ऐसे। फिर दूसरे AP का 100वां पद वो कितना हो जाएगा, इसको कैपिटल ले लेते हैं, A100 हो जाएगा ऐसे। तो पहले AP का जो है 100वां पद हमने A100 मान लिया और दूसरे AP का 100वां पद हमने कैपिटल A100 ले लिया। अब इन दोनों का अंतर कितना दिया है, इन दोनों का अंतर आपको दिया है 100। आप देख पा रहे हैं यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है 10, तो यही ना इन दोनों के 100वें पद हैं, तो इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर ऐसे ही निकाल लेते हैं, A100 माइनस A100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 100। तो इस तरह से दिया है। इनका हम लोग कर लेते हैं प्रसार, क्या कर लेते हैं, प्रसार कर लेते हैं। चलिए प्रसार कर लेते हैं इनका। तो प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा A99D, फिर माइनस, और इनका प्रसार ये से हो गया, इनका प्रसार जो होगा A कितना हो जाएगा A99D बराबर हो जाएगा 100, क्योंकि दोनों का जो सर्वांतर है वो क्या है, समान है। तो कोष्टक को ब्रेक कीजिए, A+99D माइनस A+99D। यहाँ पर देखिए गलती हम कर रहे हैं, माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल कर क्या हो जाएगा, ये प्लस को माइनस बना देगा, बराबर 100। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो है आपका 99D से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो A माइनस A यानी कि स्मॉल a माइनस कैपिटल A बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। इनकी यानी कि इनका अंतर क्या है, 100 है। तो आपसे जो है 1000वें पद का अंतर पूछा है, बात समझ पा रहे हैं। इन दोनों के अंतर से हमने A माइनस A का रिलेशन प्राप्त कर लिए हैं। इन दोनों का अंतर क्या है, 100 है, यानी कि पहले पदों का अंतर भी 100 आ गया। तो चलिए पहले पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर, तो यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट अंतर, अभिष्ट यानी कि जो पूछ रहा है, जो अपेक्षा कर रहा है उसका अंतर। तो अभिष्ट अंतर हम लोग निकालेंगे। तो अभिष्ट अंतर A1000 माइनस कैपिटल A1000 का अंतर हमें बताना है। चलिए इन दोनों का प्रसार करेंगे तो A हो जाएगा A+9999D। इनका प्रसार करें तो ऐसे हो जाएगा, फिर माइनस इनका प्रसार करिए तो हो जाएगा कैपिटल A+9999D। तो चलिए तोड़िए इनको, A+9999D माइनस कैपिटल A प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल देगा, 9999D। तो 9999D प्लस है, 9999D माइनस है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, A माइनस कैपिटल A। तो आपको पता है A माइनस कैपिटल A का मान आप पहले से निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे कितना है 100।
तो देखिए कि क्या आश्चर्य आपको मिला। आश्चर्य ये मिला कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो यहाँ पे 1000वें पदों का अंतर भी क्या है, 100 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः दोनों AP के 1000वें पदों का अंतर 100 है। तो 1000वें पदों का अंतर क्या है, 100 है। 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का भी अंतर 100 है। कितना बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप स्क्रीनशॉट लेकर जो है समझ सकते हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर, तो अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 13 में दिया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। यानी कि हमें ये ज्ञात करना है कि 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, 7 से विभाज्य हैं। तो ये प्रश्न हम लोग जो देख रहे हैं, ये जो है हमारा प्रश्न थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है इस प्रश्न में, क्योंकि अब तक जो है समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन अब जो है ये प्रश्न का टाइप जो है बदल दिया है। हालांकि प्रश्न का टाइप बदल दिया है, भाषा बदल दिया, लेकिन चीजें वही आपसे पूछ रहा है। आपको पता नहीं कर पा रहे हैं, आप समांतर श्रेणी से इस चीज को रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें जो है वही हमें करना है, वही प्रोसेस, यानी समांतर श्रेणी के सारे नियम लगाएंगे तो जो है हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इसमें कह रहा है कि 3 अंकों वाली, यानी कि आपको 3 अंकों वाली यानी कि ऐसी संख्या ढूंढनी है जो क्या हो, 7 से विभाज्य हो, और जितनी ऐसी संख्याएं उनका नंबर बताना है कि कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं और 3 अंकों की हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, पहला और आखिरी यानी कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, इन दोनों को आप ढूंढ लेते हैं तो आपके लिए सवाल जो है आसान हो जाएगा। तो आपको ये पता चल जाए कि प्रथम संख्या कौन सी ऐसी है जो 3 अंकों की हो और 7 से क्या विभाज्य है, और आपको पता चल जाए कि सबसे आखिरी संख्या कौन सी है जो 3 अंकों की है और 7 से विभाज्य है, उसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो आपको पता है कि 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है, 100। आप समझ सकते हैं। तो क्या ये 100 जो है सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 100 है, तो ये क्या ये 7 से विभाज्य है, इसको चेक करेंगे कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं है। तो चलिए विभाजित करते हैं। तो 7 एकम 7, घटा देंगे कितना बचेगा आपके पास 3, फिर उसके बाद एक 0 उतार लीजिए, 7 चौके 28, तो कितना बच गया 2। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो संख्या है यानी कि 100 वो 7 से विभाज्य नहीं है, यानी कि यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो शेषफल 2 बच रहा है, तो अगर ये 7 रहता तो हमारा एक बार में चला जाता, तो ये 7 नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि 5 की क्या है, कमी है। तो इसका मतलब कि इसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो ये संख्या जो है 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 जोड़ देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, 105। तो आप देखते हैं ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 7 से विभाजित करेंगे तो 7 त्रिके 21, 7 त्रिके सॉरी ये मैं क्या कर दिया, 7 एकम 7 बचेगा 3, 3 इसके पास आ जाए कितना हो जाएगा 35, तो 7 बचे 35 यानी कि 15 सते 105, यानी कि ये 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य होने वाली जो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या वो क्या है, 105। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 3 अंकों की सबसे 3 अंकों की प्रथम संख्या, 3 अंकों की ऐसे लिखेंगे, 3 अंकों की प्रथम संख्या 3 अंकों की प्रथम संख्या जो 7 से विभाज्य है, जो 7 से क्या है, विभाज्य है। तो आप देख पा रहे हैं जो क्या है, 7 से विभाज्य है। तो 7 से जो विभाज्य वो कौन सी संख्या है, 105 है। तो 3 अंकों की प्रथम संख्या जो 7 से विभाज्य वो कितना है, 105 है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से हम लोग आखिरी संख्या को ढूंढेंगे जो क्या है, 7 से विभाज्य हो। तो आखिरी संख्या में सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की क्या होती है, 999। तो 999 को भी 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7 बच जाएगा आपके पास 2, 9 उतारेंगे 4 बार में जाएगा, 7 चौके 28 बच जाएगा 1, 9 उतारेंगे 2 बार में जाएगा, 7 दूनी 14 बच जाएगा आपके पास 5। तो शेषफल क्या बच गया 5, यानी कि ये जो संख्या 999 7 से विभाजित नहीं है। तो 5 की क्या है, अधिकता है, या इसमें किसकी कमी है, 2 की कमी है। अगर इसमें 2 को हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा,
ये संख्या जो है 7 से विभाजित होगा। तो लेकिन 999 में आप जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो ये संख्या 3 अंकों की बजाय 4 अंक की हो जाएगी। तो जोड़ने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितनी की अधिकता है, 5 की, तो 5 इसमें से घटा देंगे तो 999 में से 5 घटा देंगे तो 994 हो जाएगा। तो 994 जो है हमारा 7 से क्या है, विभाज्य है। तो सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य हो क्या है, 994 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 अंकों की अंतिम संख्या जो 7 से विभाज्य है बराबर वो कितना है, 994। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः AP, तो हमारा AP जो है यहाँ पे बनकर तैयार है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः AP क्या हो जाएगा आपका, जो प्रथम संख्या 105 कामा 105 के बाद जो 7 अंक 7 से कटने वाली संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 112 हो जाएगी। 112 के बाद 119 हो जाएगी। ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा, 994 तक जाएगा। फिर प्रथम संख्या और ये अंतिम संख्या, ऐसे जो है बीच में ढेर सारी संख्याएं आएंगी। तो ये कौन सी संख्या है, AP हमारा इतना है। AP तो हम ज्ञात कर लिए। तो आप देख रहे हैं समांतर श्रेणी जो है, इस जैसे कथन दिया था, इस कथन की सहायता से हम लोग समांतर श्रेणी का निर्माण कर लिए हैं। अब जो इस समांतर श्रेणी में हम लोग n का मान निकाल ले तो पता चल जाएगा पदों की संख्या कितनी है। जितनी पदों की संख्या होगी उतनी ही क्या होगी, 3 अंकों की ऐसी संख्या होगी जो 7 से क्या है, विभाज्य है। तो चलिए यहाँ पे n का मान हम लोग निकालेंगे पदों की संख्या। तो a का मान यहाँ पे आपको पता है 105 है, कामा d का मान हम निकाल लेंगे 112 माइनस 105 करके आप यहाँ पे लिख लेंगे 7, घटाकर d का मान निकल गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं माना an वां पद जो है, an वां पद जो है, लास्ट वाला पद जो है हमारा an वां पद है, यानी कि 994। तो n का जो है प्रसार कर दीजिए, a प्लस n माइनस 1 d बराबर 994। तो a का मान आपको पता है 105 धन n माइनस 1, d का मान आपको पता है कितना है 7 बराबर 994। 105 को इधर पक्षांतर करके लाइए, n माइनस 1 7 और 994 माइनस 105। तो n माइनस 1 बराबर 7 को लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो घटाइए। तो 14 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 9 और 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो 889 और ये जो 7 आ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू, इसको काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सते 49, 127 और ये 1 जो है इधर पक्षांतर करेंगे तो धन 1 हो जाएगा। तो n का मान हो जाएगा आपका 128। तो इस तरह से आप n का मान जो है, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। कई सवाल हम लोग इस टाइप का लगा चुके हैं n का मान निकालने वाला। तो n का मान हम लोग 128 निकाल चुके हैं। तो n का मान 128 है, तो इसका मतलब n वां पद यानी कि 128वां पद जो है 994 है और अंतिम पद आपका 994 है और यह 128वां पद है। तो इसका मतलब कुल 128 पद हैं जो 3 अंकों वाली हैं और 7 से विभाज्य है। तो इस बात को यहाँ पे लिख देंगे, अतः 3 अंकों की 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य है, जो 7 से क्या है, विभाज्य है। तो इस प्रकार से हम लोग ये प्रश्न नंबर 13 को जो है सॉल्व कर चुके हैं। ये जो हमारा प्रश्न का प्रॉब्लम्स था इसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप इसे समझ सकते हैं, आप इसे जो है प्रयास करिए कि ये आपको समझ में आ जाए। बहुत ही आसानी तरीके से बताया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 14। तो चलिए अगले प्रश्न नंबर 14 पे हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या है। 14 नंबर में कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 4 के गुणज का मतलब ये है कि 4 से कितनी संख्याएं विभाजित होने वाली है। यानी कि 4 का गुणज बोला है तो आपको पता है 4 का गुणज, यानी कि यहाँ पे 4 का गुणज पहले समझ लीजिए। 4 का जो गुणज होता है, गुणज उसे हम लोग कैसे लिखते हैं। 4 का गुणज क्या होता है, 4 का गुणज सबसे पहले 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर उसके बाद से 12 होगा, 12 के बाद जो है आपका 14 होगा, 14 के बाद 12 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 24 होगा, 24 के बाद 28 होगा, ऐसे करते 32 होगा, 32 के बाद जो है ऐसे बढ़ता चला जाएगा।
तो ये सब क्या है, 4 का गुणज है। तो 4 का गुणज का मतलब ये होता है कि 4 किन किन संख्याओं को विभाजित कर सकती है। तो 4 जो है जिन जिन संख्याओं को विभाजित कर देगी वही 4 के क्या हो जाएंगे, गुणज हो जाएंगे। तो 4 सबसे पहले 4 को विभाजित करेगा, तो प्रथम संख्या है जो प्रथम 4 का जो पहला गुणज है, प्रथम गुणज जो है वो क्या है 4, दूसरा 8, ऐसे करते करते अनंत तक ये जो है संख्याएं बढ़ सकती हैं। तो आपसे यही प्रश्न का मतलब प्रश्न का कहना ये है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, अर्थात 4 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं। 10 और 250 के बीच में 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो इसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आपको मैं पहले बता चुका हूं ट्रिक क्या है इस सवाल का, बस एक ही ट्रिक है कि पहला और अंतिम ये 2 संख्याओं को ढूंढ लीजिए। तो ये बताइए 10 के बाद जो है 4 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन सी होगी, 12 ही होगी, क्योंकि 10 के बाद जो है 12 जो है प्रथम संख्या है। 10 और 125 के बीच में प्रथम संख्या 12 है जो 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम संख्या, ऐसे नहीं संख्या नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के प्रथम गुणज, जैसे भाषा दिया वैसे लिख देंगे। 10 और 250 के बीच 4 के प्रथम गुणज कौन है, 12 है। तो आपको पता है 12 है। अंतिम को ढूंढ लीजिए, ऐसे लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के अंतिम गुणज, 4 के क्या लिखेंगे, अंतिम गुणज। तो अंतिम गुणज कौन होगा, आपको पता है 250 है, तो 250 जो है हमारा 4 से विभाजित नहीं है, तो 4 से विभाजित कर दिए, 4 छके 24, बच जाएगा कितना 1, और यहाँ पे 10 है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो बच जाएगा 2, यानी कि 2 की क्या अधिकता है, तो 2 घटा देंगे, तो 250 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 248, यानी कि जो अंतिम संख्या है वो क्या है 248। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। 250 से छोटा कौन है, 248 ही ऐसी संख्या है, पहली 250 से छोटा 248 संख्या जो 4 से क्या है, विभाज्य है, तो वही क्या हो जाएगा, अंतिम गुणज हो जाएगा। यानी कि 10 और 250 के बीच जो है 4 का जो अंतिम गुणज है वो क्या है, 248। तो प्रथम और अंतिम आपको पता हो गया। तो यहाँ पे एपी जो है आप बना लीजिए, लिखेंगे अतः एपी प्रथम कौन है, 12, 12 के बाद क्या हो जाएगा 16, 16 के बाद आ जाएगा 20, और डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा 248 तक जाएगा। अब जो है प्रश्न तो हमारे पिछले प्रश्न के जैसे बन गया, सेम टू सेम वही काम करना है। ए का मान निकाल लीजिए, ए का मान 12 हो जाएगा, डी का मान आपको पता है 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 बढ़ रहा है, तो डी का मान 4 हो गया। इस तरह से यहाँ पे मान लेंगे, हम लिखेंगे माना ए एनवा पद जो है क्या है 248 है, तो ए एन का हम प्रसार करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर हो जाएगा 248, और यहाँ पर ए का मान अब रखेंगे तो ए का मान है 12 धन एन का मान ही तो हमें ज्ञात करना है, डी का मान क्या है, कितना है आपके पास 4, 248, ये 12 के घट जाएगा एन माइनस 4, और एन माइनस 4 नहीं एन माइनस 1, और कोष्टक के बाद 4 है बराबर 248 माइनस 12 हो जाएगा, तो एन माइनस 1 बराबर घटाइए 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, 236/4 हो जाएगा। तो n बराबर इसको काटते हैं, 4 पचे 20 और 4 नमा 36, 59, और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो n का मान कितना आ रहा है आपका 60। तो अतः कितनी संख्या है, 60 संख्याएं हैं। यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो 260 गुणज हैं। तो लिख देंगे प्रश्न में अतः 10 और 250 के बीच, अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या बराबर कितनी संख्या है, 60 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे भी आप समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। तो अगले नंबर पे हम लोग चलते हैं, प्रश्न नंबर है 15। तो प्रश्न नंबर 15 आपके बोर्ड पे लिख दिया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, लिखा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना और इतना के nवें पद बराबर होंगे। तो आप देख पा रहे हैं आपको दो समांतर श्रेणी दी गई है, इन दो समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे।
तो कौन से nवें पद जो है मतलब कौन से nवें पद हैं जो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे दोनों समांतर श्रेणियों के। तो इस सवाल को हम लोग ऐसे करेंगे, आप देखेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे प्रथम श्रेणी, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम समांतर श्रेणी कितना दिया है 63, 65, 67 और डॉट डॉट करके ऐसे जो है समांतर श्रेणी का रूप दिया है। तो इसका n हम मान लेंगे कि यानी कि किस, ये कहा कि n के किस मान के लिए, तो n के किस मान के लिए तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे a nवां पद के लिए। किसके लिए? nवां पद के लिए। तो यहाँ पे आपको पता है a का मान जो है वो कितना है 63 है, कामा d का मान 65 माइनस 63 जो है करके निकाल लेंगे, बराबर आ जाएगा 2। तो a का मान 63 और d का मान 2 है। तो a nवां पद जो है, a nवां पद निकाल लीजिए। a nवां पद कैसे निकलेगा? a प्लस n माइनस 1 d। तो a का मान आपको पता है कितना है, a का मान है 63 धन n माइनस 1 और d का मान कितना है 2। तो यहाँ पे nवां पद जो है यही है, इसके बाद तो हम लोग कुछ ज़्यादा इसमें कर नहीं सकते। तो nवां पद जो है आप इसके रूप में रख लीजिए। अब दूसरे, ये प्रथम तो हो गया, दूसरे AP की बात करें, दूसरे AP की बात करें तो दूसरा AP आपका दिया है 3, 10, 17 और डॉट डॉट करके ऐसे तो AP बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर A डैश का मान, A डैश मान लेंगे इसे। तो A डैश का जो मान है वो कितना है 3। फिर उसके बाद से यहाँ पर D डैश जो है, D डैश यानी कि इसका समांतर, कुछ भिन्नता होगी ना, इससे भिन्नता हम रख रहे हैं। D डैश का जो समांतर मान है वो आ जाएगा 10 माइनस 3। तो 10 में से 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 7। तो इस तरह से देख पा रहे हैं इसका जो समांतर कितना है 7 है। तो इसका nवां पद निकाल लीजिए, A डैश nवां, A डैश का nवां पद। तो इस समांतर श्रेणी का nवां पद निकालते हैं, क्या आ जाएगा A डैश प्लस n माइनस 1 और D डैश। तो A डैश का मान आप देख रहे हैं कितना है 3 धन n माइनस 1 और यहाँ पे D डैश का मान कितना है 7। तो इस तरह से इसका nवां पद ये है। अब आपको पता है प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिए, प्रश्न में बोला है प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार जो है an बराबर है किसके, A डैश n के। क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना और इतना के nवें पद बराबर हैं। तो nवें पद क्या है, किस मान के लिए बराबर हैं। तो nवें पद हम लोग निकालेंगे। तो nवां पद जो है निकालते हैं। इसका nवां पद कितना है आपको पता है, इसका an का मान है 63 प्लस n माइनस 1 d, सॉरी d के जगह पे कितना है 2 है, यानी कि 2 बराबर A डैश का nवां पद का मान है 3 धन n माइनस 1 7। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए। तो इसको हल करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, 3 को इधर लेकर आएंगे, यहाँ पे n को एक तरफ आप कर लीजिए, इसका गुणा करा देते हैं। इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई कीजिए 7n माइनस 7 और इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस 63 हो जाएगा। तो आप n वाले टर्म को ही पास कर लीजिए। तो 2n ये आएगा तो माइनस 7n हो जाएगा इज इक्वल टू, ये जो है आपका 3 प्लस और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका 70, ये 70 होगा दोनों 70 और 70 से 3 सेपरेट करते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे -7 और -63 जुड़ के -70 हो जाएगा। तो -70 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -67। तो -67 हो जाएगा ये, और ये 2 जब आएगा तो क्या हो जाएगा धन 2 हो जाएगा। तो ये आपका -5n बराबर और यहाँ पे -65 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा -65 बाई -5। तो n का मान क्या हो रहा है, 5 माइनस से माइनस कर जाएगा 5 से कितने बार में 13 बार में। तो 13 × 5 = 65। तो आप देख पा रहे हैं n का मान क्या है 13। तो n का मान 13 हम लोग याद कर लिया, यानी कि 13वें पद के लिए दोनों क्या हैं बराबर होंगे। n के लिखा है कि nवें पद बराबर होंगे। तो 13वें पद बराबर होंगे, इन दोनों समांतर श्रेणी का जो है 13वां पद बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दी गई दोनों AP, अतः दी गई दोनों AP के 13वें पद
बराबर होंगे। तो आपसे यही जानना चाहता था कौन से पद बराबर होंगे, तो आपको पता है कौन से पद बराबर होंगे, 13वें पद बराबर होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग समाप्त कर लिए। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 16। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपके बोर्ड पे दिख रहा है, आप इसे देख लें क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। इस प्रश्न में किसे हमें ज्ञात करना है, लिखा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक, 12 अधिक है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से कितना है, 12 अधिक है। तो ऐसी समांतर श्रेणी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वो श्रेणी हमें ज्ञात करनी है, तो जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, यानी कि पहले दिया है तीसरा पद 16, तो आप लिख देंगे दिया है A3 = 60। आप देख पा रहे हैं तीसरा पद क्या है, 16, तो यानी कि A3 का मान कितना है, 16। तो A3 को प्रसारित करेंगे तो A धन 2D बराबर 16 के रूप में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। आपको मैं पहले ही बता दिया था कि सारा जो प्रश्न है उसमें एक ही टाइप का हमें, मतलब जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम लोग जो है यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कई बार कर चुके हैं, आप इसको समझ पा रहे होंगे, अच्छे से आपका प्रैक्टिस होगा, आप इसको देखते रहें। तो A3 का मान कितना है, 16। तो A3 का मान 16 है, तो A3 को हम लोग इस तरह से प्रसारित कर लेंगे और यहाँ पे बराबर हो जाएगा 16। अब जो है इसमें दो शर्त दिया है, ये पहला शर्त ये हो गया 16 और दूसरा शर्त ये कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि लिखेंगे और सातवां पद, यानी कि सातवां पद को A7 हम लोग कहेंगे। तो सातवां पद है पांचवें पद से, तो यानी कि पांचवां पद क्या हो जाएगा, यानी कि A5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, A5। ये सातवां पद और ये पांचवां पद। तो सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, तो ये सातवां पद अधिक है पांचवें पद से 12, ये 12 अधिक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 12 को जोड़ देंगे, तो ये दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर। तो A7 माइनस A5 = कितना हो जाएगा, 12। तो इसका दोनों का प्रसार करिए, तो A7 का हो जाएगा A प्लस 6D और माइनस इसका हो जाएगा A माइनस, प्लस होगा लेकिन ये इसको माइनस बना देगा, A माइनस 4D बराबर हो जाएगा आपका 12। तो देख रहे हैं किसी से कुछ कटने वाला है, हाँ, A से A आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6D और माइनस 4D। तो 6D में से 4D घटेगा, कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। 2D बराबर 12। तो आप देख पा रहे हैं D का मान कितना हो जाएगा, 6। ये दो आकर इसको काट देगा, तो D का मान 6 है। अब इसी D का मान समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए, तो A का मान निकल जाएगा। तो A का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो D का मान रखिए A प्लस 2 × 6, D का मान कितना है, 6 है, बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो A बराबर हो जाएगा 16, 6 दूना 12, तो माइनस 12 हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 4। तो A का मान कितना हो जाएगा आपका, 4। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं A का मान कितना है, 4 है। तो A का मान 4 है और D का मान 6 है। तो जब हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर पता है, तो हम लोग समांतर श्रेणी बड़े आसानी से जो है बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, अतः आपको पता है A का मान हो गया 4, तो A2 निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, A2। तो A2 का मान जो है आपका कितना हो जाएगा, A2 को आपको पता है A प्लस D के रूप में आप लिख सकते हैं। तो A का मान है 4 और प्लस D का मान कितना है, 6, तो बराबर कितना हो जाएगा, 10। फिर इसी तरह से A3 निकाल लीजिए, A3 A प्लस हो जाएगा 2D, तो A का मान 4 प्लस 2 गुणे D का मान कितना है, 6, तो 4 और 6 दूना 12, 6 कितना हो जाएगा, 16। तो A4 निकाल लीजिए, A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D, तो आप जानते हैं A का मान 4 है, धन 2 गुणे D का मान 3 है, 3 गुणे D का मान 6, तो 36 18 2 कितना हो जाएगा, 22। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इस समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात कर लिए। अतः लिख लेंगे, अभिष्ट समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, 4,
10, 16, 22 और ऐसे कर करके डॉट डॉट चलता जाएगा है। तो इस तरह से हम लोग एपी ज्ञात कर लिए। आप देख पा रहे हैं एपी हम लोग ज्ञात कर लिए। जैसे ही आप समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर पाएंगे तो आप उसका एपी जो है कोई भी पद पूछे ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग 1 से लेके 4 पदों तक ज्ञात कर लिए। इसी तरह से हम लोग का एपी ज्ञात हो चुका है। तो अब हम लोग आएंगे प्रश्न नंबर 17 पे। तो ये सारा प्रश्न आपका जो है समझ में आ रहा होगा आपको। तो अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 जो है बड़ा मजेदार प्रश्न है। ये जो है थोड़ा सा इसमें चेंजिंग क्या किया है, लिखा है एपी 3, 8, 13 डॉट डॉट करके 253 में, यानी कि 253 तक ये पद है में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है आपको। अंतिम पद से कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां पद। देखो ये इसमें यही जो है दिलचस्प बातें ये दिया है, रोचक बातें हैं कि अंत से आपको 20वां पद ज्ञात करना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग से हम लोग 20वां पद यानी कि यहाँ इधर से 20वां पद निकाल देते। अब अंत से आपको 20वां पद निकालना है। तो अंत से 20वां पद क्या होगा? तो अंत से आप कैसे 20वां पद निकालेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको पता है ए का मान जो है 3 है, डी का मान आप निकाल लीजिए 8 - 3 करके तो आ जाएगा 5। तो ए और डी का मान आप निकाल लीजिए। तो अंत से 20वां पद के लिए जो है हमारा फार्मूला में बदलाव करेंगे। फार्मूला हमारा आपको पता है ए एन जो है कोई भी पद निकालना होता है तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे जब अंत से कोई पद निकालना हो तो इस प्लस के जगह पे हम क्या कर देंगे माइनस, यानी कि अंत से क्या करेंगे, अंत से ए एनवां पद, अंत से एनवां पद। तो अंत से एनवां पद जो निकलेगा ए माइनस एन माइनस 1 डी हो जाता है। बस यही चेंजिंग, इस प्लस को हम माइनस कर देंगे ना तो अंत से वो पद निकलेगा और प्लस कर देंगे तो स्टार्टिंग से निकलेगा यानी प्रारंभ से निकलेगा। यहाँ पे लिख लेंगे माना अंत से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि अंत से, ठीक ना, अंतिम पद से, ऐसे लिखेंगे अंतिम पद से, जैसे भाषा लिखा वैसे लिखेंगे अंतिम पद से 20वां पद हो जाएगा आपका A20 बराबर अंतिम पद से 20वां पद यानी कि A20 बराबर हो जाएगा आपका A माइनस N माइनस 1 डी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस जो है माइनस हो जाएगा। अब सवाल जो है आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है। बस इसमें आप मान रख लीजिए, ए का मान आपको पता है कितना 3 माइनस एन का मान आपको पता है 20 है, कितना है 20, तो 20 रख लीजिए माइनस 1 और कितना हो जाएगा डी। तो 3 माइनस 20 में से जाएगा 19 और इंटू डी का मान तो यहीं पे रख लेंगे, डी का मान कितना है 5, तो 19 गुणे कितना हो जाएगा 5, तो 3 माइनस गुणा कराइए 19 × 5 = 95 हो जाएगा। तो 95 यहाँ पे माइनस लगेगा, 95 में से 3 जा कितना हो जाएगा 92। तो अंत से जो है हमारा 20वां पद आएगा वो कौन सा पद होगा आपका -92। देखिए सवाल सही कि गलत है, 19 × 5 = 95 -92। तो अंत से जो हमारा 20वां पद होगा वो कौन सा पद होगा, -92 का होगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर है आपका 17। तो प्रश्न नंबर 17 देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको आप ध्यान दीजिए। इसमें आपसे कहा है कि एपी 3, 8, 13 डॉट डॉट करके 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या रोचक चीजें हैं, कह रहा है कि अंत से यानी कि अंतिम पद आपका ये है तो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब तक हम लोग जितना समांतर श्रेणी का सवाल लगाए हैं उसमें हम लोगों ने क्या किया है, शुरुआत से हम लोग किसी भी पद को ज्ञात किए हैं और इस प्रश्न में कह रहा है कि अंत से अंतिम पद से आपको 20वां पद बताना है। तो इसमें कुछ हम लोग सॉल्यूशन में कुछ बदलाव करते हैं। तो क्या बदलाव करते हैं, फार्मूले में हम लोग बदलाव करेंगे, प्लस के जगह पे माइनस कर देंगे और अंतिम पद वाला जो है वही क्या हो जाएगा हमारा प्रथम पद होगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है अंत से ज्ञात करना है तो अंतिम वाला पद को ही हम लोग क्या मानेंगे, प्रथम पद मानेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद ए का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 253 और सार्वअंतर तो सार्वअंतर डी जो है जैसे हम लोग निकालते हैं ना वैसे ही निकालेंगे। 8 - 3 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा
5 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से हम लोग सार्वंतर ज्ञात कर लिए और प्रथम पद भी ज्ञात कर लीजिए। तो अंतिम पद से 20वां पद, तो अंतिम पद से 20वां पद A20, क्या हो जाएगा A20। इसका जो फार्मूला होगा A प्लस होता है तो, लेकिन यहाँ पे अंत से जब लेंगे तो A माइनस हो जाएगा। इसी पे आपको ध्यान देना है कि अंतिम पद को हम लोग प्रथम पद मान लेंगे और जो फार्मूला हम लोग A प्लस n-1 लगाते हैं तो A माइनस n-1 लगाएंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे D। बातें समझ गए होंगे आपको समझ में आ गया होगा। जब अंत से ज्ञात करना होगा तो यहाँ पे माइनस के जगह प्लस के जगह पे क्या करेंगे, माइनस लगा लेंगे। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। A का मान है 253 माइनस n का मान कितना है 20 माइनस 1 और गुणे D का मान कितना है आपका 5। तो 253 माइनस 19 गुणे हो जाएगा 5 तो बराबर 253 माइनस 19 बचे 95। तो घटाइए 13 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 8 और आपका 4 है 14 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा आपका 6। 14 में से 9 जाएगा तो कितना 6 नहीं 5 होगा ना। 14 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पे क्या है 1। तो 158 यानी क्या हो गया 158, यानी कि अंत से जो 20वां पद है वो क्या है 158। तो ये जो सवाल है ये लग चुका है, इसको लिखेंगे। अतः अंत से 20वां पद 158, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जो AP दिया था उसका अंत से 20वां पद क्या हो गया 158 हो गया। तो इस तरह से ये भी सवाल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 आपके बोर्ड पे नोट कर दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। लिखा है किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ये सवाल जो है आपको बताया जाएगा बहुत आसानी तरीके से। ये बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, आप इसे देख पा रहे हैं। तो हम लोग जो है सारी की सारी प्रोसेस वही करेंगे जो पिछले सवालों में करते आ रहे हैं। यहाँ पे 2 शर्त दिया है, यहाँ पे दिया है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त ये कर रहा है किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो चौथा पद और 8वां पद, तो चौथा पद कितना हो जाएगा A4 प्लस A8 इज इक्वल 24। बात आपको समझ में आया होगा। यानी कि चौथा पद और 8वां पद, चौथे और 8वें पदों का योग 24, तो हमने चौथे पद और 8वें पदों का योग जो है 24 दिखला दिया। अब आप इसको जो है प्रसार कर लीजिए। तो इसका प्रसार करेंगे तो हो जाएगा A प्लस 3D प्लस A प्लस ये हो जाएगा आपका 7D इज इक्वल टू 24 बराबर 24 हो जाएगा। तो A और A जुड़ के कितना हो जाएगा 2A प्लस ये हो जाएगा कितना 10D बराबर हो जाएगा 24। 2 से सब में भाग कर दीजिए, तो 2 से भाग करेंगे A प्लस हो जाएगा 5D बराबर 12। तो ये समीकरण नंबर हमारा बन गया 1। आप देख पा रहे हैं प्रथम शर्त से हम लोग समीकरण नंबर 1 प्राप्त कर चुके हैं। अब जो है हम लोग दूसरे शर्त से देखेंगे। दूसरे शर्त से आते हैं। दूसरे शर्त में कहा है तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44। तो छठे, तो यानी कि छठा पद यानी कि हो जाएगा A6 और 10वां पद हो जाएगा A10। इन दोनों का योग कितना है 44 है। चलिए इससे भी हम लोग इसको प्रसार करके इससे भी समीकरण नंबर 2 को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका प्रसार करेंगे तो हो जाएगा A धन 5D और प्लस A धन 9D बराबर हो जाएगा 44। तो ये आपका A और A जुड़ के कितना हो जाएगा 2A धन 5 और 9 कितना हो जाएगा 14D बराबर हो जाएगा 44। तो 2 से काटेंगे A हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 7D हो जाएगा बराबर 2 से काटेंगे 22 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से हम लोग प्रथम शर्त और दूसरे शर्त से 2 समीकरण प्राप्त कर चुके हैं, पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया है। इन दोनों समीकरणों को हम लोग विलोपन या किसी भी विधि से हल करके A और D का मान निकालेंगे और जब A और D का मान जब निकल जाएगा तो बाकी का आपको जो है समांतर श्रेणी का कोई भी पद पूछे, कुछ भी पूछे, हम लोग बता सकते हैं। तो बाकी जो है आगे की चीज़ें जो है आपका AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करना वो भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ये सारी काम तो आप लोग किए हैं, यही थोड़ा सा नया था तो इसको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 में से 2 को घटाने
पर। चलिए घटाते हैं, तो a धन 5d बराबर 12 है, इसको हटाइए, a धन 7d बराबर 22 है। तो घटाएंगे तो माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 2d बराबर ये हो जाएगा माइनस, घटेगा कितना है 10, तो d का मान जो है माइनस 10 बटे हो जाएगा माइनस 2, तो d का मान कितना आ जाएगा 5। तो आप देख पा रहे हैं d का मान 5 हो गया। अब लिख देंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर। अब हम लोग समीकरण नंबर 5 समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, d का मान 5 रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 आपका है a धन 5 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 12। तो आप देख पा रहे हैं a बराबर हो जाएगा 12, 5 × 5 = 25 माइनस 25 हो जाएगा, तो a का मान आ जाएगा आपका हो जाएगा माइनस 13। तो इस तरह से हम लोग a का मान जो है प्राप्त कर लिए हैं। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है। तो a का मान हम लोग जो है 13 प्राप्त कर लिए हैं। तो d का मान और a का मान दोनों प्राप्त हो चुका है। अब इस श्रेणी का जो है प्रथम 3 पद हम लोग ज्ञात करेंगे। तो a1 का मान आपको पता है कितना हो गया माइनस 13। a2 का मान निकालेंगे, तो a2 का मान a धन d के रूप में इसका प्रसार कर सकते हैं। तो a का मान माइनस 13 है, धन d का मान आप देख पा रहे हैं d का मान कितना है 5 है, तो बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस 8। बातें समझ में आ रही होंगी आपको। तो इस तरह से हम लोग तीसरा पद निकालेंगे a3। तो a3 जो निकलेगा हो जाएगा a धन 2d के रूप का हो जाएगा। तो a का मान है माइनस 13, a का मान आपका माइनस 13 है और प्लस 2 × 5 यानी कि हो जाएगा आपका माइनस 13 और धन 10, तो बराबर हो जाएगा माइनस 3। तो इस तरह से इस एपी का प्रथम 3 पद हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः एपी के प्रथम 3 पद माइनस 13 कामा माइनस 8 माइनस 3 है। तो आप जो है प्रश्न नंबर 18 को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये प्रश्न हमारा जो है कुछ इसमें ये 2 चीज़ें नई थी, इन 2 नई चीज़ों से ये तो बाकी चीज़ें तो हम लोग जानते ही हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 18 हम लोग का कंप्लीट हो गया है। बाकी का जो प्रश्न है नंबर 2 यानी कि 19 और 20 2 प्रश्न बचे हैं इस प्रश्नावली से, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 19 आपके बोर्ड पे लिख दिया गया है, ये कहानी सा जो है बना दिया आपका। तो देखते हैं क्या है। सुब्बा राव ने 1995 में रुपया 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। तो अब देख रहे हैं सुब्बा राव कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपया 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी कि हर साल उसका 200 रुपया वेतन क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो किस वर्ष में उसका वेतन जो है 7000 रुपया हो जाएगा। तो रुपया 7000 हो गया। तो आपको पता है, इसको हम मान लेंगे प्रथम पद कितना है 5000, यानी कि पहले साल वो कितना वेतन प्राप्त कर रहा है 5000। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5000। तो आपका हो जाएगा ये A = हो जाएगा 500 रुपीज़, यानी कि A का मान जो है 5000 हो गया। तो और आप देख पा रहे हैं D का मान, यहाँ पर D का मान कितना है 200 रुपया है। क्यों? क्योंकि D यानी कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको पता है समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर है वो क्या होता है, प्रत्येक पद में इंक्लूड होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से A का मान और D का मान पता है, तो आप AP बना लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः AP। तो AP जो हमारा बनेगा कितना हो जाएगा 5000 है। और उसके बाद से अगला जो दूसरे साल का जो उसका वेतन होगा कितना हो जाएगा 5200। कितना हो जाएगा 5200। अगला जो है 5400, ऐसे डॉट डॉट करके और कहाँ तक जाएगा 7000 तक उसका वेतन पहुँच जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये जो AP है, इस प्रश्न के हिसाब से हम लोग AP तैयार कर चुके हैं। पहले साल पाता है 5000, अगले साल 200 बढ़ गया, फिर तीसरे साल बढ़ गया 200, ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते उसका वेतन जो है 7000 हो जाता है। तो हमें पता नहीं कि कितने वर्षों के बाद उसका 7000 वेतन हुआ। तो हम मान लेंगे nवां पद जो है आपका क्या है 7000 है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना nवां पद क्या है आपका
7000 है। तो यहाँ पे n का मान जो आएगा वही पता चल जाएगा कौन से पद पे आया है, तो जितने पद पे आएगा उतने सालों में उसका वेतन हो गया है। तो अब सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप चाहें तो खुद इस सवाल को आप हल कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए इसका सोल्यूशन। an का मान कितना हो जाएगा, a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 7000 रुपीज़। तो a का मान आपके पास है कितना है 5000 धन n-1 और d का मान कितना है गुणे 200 बराबर 7000। पक्षांतर करेंगे n-1 200 बराबर 7000 माइनस 5000 हो जाएगा। तो n-1 बराबर 7000 में से 5000 घटाई कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, और पूरे घटाई कितना हो जाएगा 200 नीचे हो जाएगा। तो n-1 बराबर ये कट के कितना हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट गया 10 बार में, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और धन 1 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो n का मान कितना होगा 11, यानी कि 11 वर्षों में जो है उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 पहुँचेगा। तो इस तरह से आपका जो है ये सवाल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। अतः लिख लेंगे इसे, अतः कैसे पूछा है किस वर्ष में, तो लिख लेंगे अतः 7 वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। अतः 11 वर्ष में, अतः 11 वर्षों में वेतन 7000 रुपया 7000 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों का 19 जो है कंप्लीट होता है। लास्ट का प्रश्न बचा है प्रश्न नंबर 20, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 20। तो अब आते हैं हम लोग अपने इस प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न पे, और आज जो है ये इस वीडियो का हम लोग का आखिरी प्रश्न ये रहेगा, प्रश्न नंबर 20। तो इस प्रश्न को हम लोग जो है जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इस प्रश्न का, और इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो लिखा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की, यानी कि कोई रामकली नाम की कोई औरत है, उसने क्या करती है सप्ताह के प्रथम सप्ताह में यानी कि पहले सप्ताह में क्या करती है 5 रुपये की बचत कर लेती है। फिर क्या करती है, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया क्या करती है बढ़ाती गई, यानी कि वो अगले सप्ताह के बाद जो है 1.75 रुपया को क्या करती है बढ़ा देती है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 7.5 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो इसका अगर हम AP बना लें तो इसमें हम लोग आसानी से n को ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका पहला उद्देश्य ये रहेगा कि इस को पढ़ के आप AP को जो है बना लें। तो चलिए देखते हैं हम लोग AP बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। इतने देर से हम लोग इस क्वेश्चन में AP को बना रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग AP को बनाए थे। तो आपको पता है पिछले यानी कि प्रथम सप्ताह में उसने 5 रुपया जो है क्या की है बचत की है, तो वही प्रथम हमारा क्या हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो प्रथम पद A का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और जो सार्व अंतर हो जाएगा सार्व अंतर, आपको पता है सार्व अंतर कितना होगा, प्रत्येक वर्ष सप्ताह जो है वो पैसा बढ़ा रही है ना, जितना बढ़ा रही है वही क्या हो जाएगा सप्ताह 1.75 रुपया हो जाएगा। तो ये हमारा सार्वांतर D का मान ये है, A का मान। जब A और D का मान पता है तो हम लोग AP बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तो AP, तो जो AP होगा वो क्या हो जाएगा 5 कामा, फिर इसके बाद से यानी कि हो जाएगा 6.75, देख पा रहे हैं शायद 6.75 होगा, क्योंकि 5 में 1.75 को जोड़ेंगे तो 6.75। अब जो है 6.75 में फिर से 1.75 को आप जोड़ दीजिए, तो 5 5 के 10 10 के 0 हासिल 1 7 7 14 5 के 5 हासिल 1 6 7 1 8, तो यानी कि हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। अब डॉट डॉट करके ऐसे जो है 20.75 पर वो पद पहुंच जाता है, उसकी बचत पहुंच जाती है। तो पहले जो है सप्ताह में इतना बचत करती है, दूसरे सप्ताह में इतना, फिर अगले सप्ताह में इतना, और करते करते लास्ट वाले सप्ताह में इतना पैसा इकट्ठा कर लेती है और इसका कुल बचत हो जाता है। तो अब जो है जब कुल बचत हो गया तो हम मान लेंगे ये जो nवां पद है, तो nवां पद जो है जो n का मान आ जाएगा वही क्या हो जाएगा उतने सप्ताह में उसने बचत किया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना an बराबर हो जाएगा 20.75। आपको पता है an का प्रसार कर लीजिए, an का मान हो जाएगा a प्लस n-1 d इज इक्वल टू
20 + 7 5। ए का मान आपको पता है कितना 5 धन n का मान ही ज्ञात करना, छोड़ दीजिए, नहीं पता -1। डी का मान आपको पता है 1.75 है बराबर 20.75 है। चलिए 5 को इधर लेकर आते हैं तो n-1 और 1.75 बराबर 20.75। इनको 5 को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा -5, तो n-1 गुणे 1.75 बराबर, इसमें से घटाइए तो 20 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 15, तो यानी कि हो जाएगा 15.75। तो अब इनको लेकर आते हैं इधर, हम लोग पक्षांतर करेंगे तो n-1 बराबर हो जाएगा 15.75, पूरे का बटा हो जाएगा 1.75। तो n-1 बराबर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अंश में भी 2 अंक दशमलव, नीचे भी 2 अंक दशमलव, तो दोनों अंश और हर दोनों से दशमलव जो है समाप्त हो जाएगा। तो 1575/175, तो इसको 5 से काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 × 15, 2 आ जाएगा 5 × 25, 35 बार में कट जाएगा। इसे 5 से काटते हैं तो 5 × 15, 5 × 5 और 5 × 25, फिर 5 से काटते हैं तो 5 से कटेगा 7 बार में, 5 × 7 = 35, और इनको 5 से काटते हैं तो 5 × 6 = 30 और 5 × 15, 7 से कट जाएगा 7 × 7, 7 × 9 = 63, तो 9 बार में कट रहा है। तो यहाँ पे जो है n = हो जाएगा n यानी कि 1 को इधर लेकर आएंगे तो n बराबर यहाँ पे क्या बचा है आपका 9 और धन 1, तो n का मान कितना हुआ 10, यानी कि n का मान क्या है 10, यानी कि ये कौन सा पद है 10वां, यानी कि वो 10 सप्ताह में जो है कितना पैसा इकट्ठा कर लेती है 20.75 रुपया जो इकट्ठा कर लेती है। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। प्रश्न में पूछा है तो n ज्ञात कीजिए, तो n जो है हम लोग ज्ञात कर लिए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये वीडियो थोड़ा हमारा ज़्यादा हो गया है क्योंकि इस प्रश्नावली को हमें ख़त्म करना था 5.2 को, तो 5.2 को आप सारे सवाल को देख चुके हैं। इसी टाइप के सवाल जो है आपसे जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इस पर जो है आप काफ़ी अच्छे से मेहनत कर ले। फिर से पुनः इस वीडियो को धीरे धीरे करके देख लीजिएगा, या फास्ट करके इस वीडियो को फास्ट करके फिर से रिविजन कर सकते हैं, या जो है आपको जब हम सेट सॉल्व करवाएंगे तो उसमें आपको इन सभी क्वेश्चनों को दिखलाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है किस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा गया है और कैसे पूछेगा। तो चलिए अब हम लोग अपना जो है यहीं पे वीडियो अंत करते हैं।